शामू, जा बेटा, अंदर से एक बाल्टी पानी और लेकर आ तो। आज बड़ी मेहनत लगेगी गाड़ी साफ करने में। अभी लाया बापू। ये कहकर श्यामू जल्दी से एक बाल्टी पानी भर कर ले आया, जिसकी मदद से उसके पिता रामू वहाँ खड़ी फॉर्च्यूनर कार को धोने लगे। श्यामू बड़े ही ध्यान से उस कार को देख रहा था और फिर क्या हो गया, क्या देख रहा है श्यामू? बापू, मालिक की ये गाड़ी कितनी बड़ी है ना, और कितनी सुंदर भी। हाँ बेटा, बड़ी मशहूर फॉर्च्यूनर गाड़ी है ये। पूरे गांव में सिर्फ हमारे मालिक के ही पास है ये गाड़ी। हाँ फॉर्च्यूनर नहीं बापू, फॉर्च्यूनर गाड़ी है। हाँ, मैं एक बार इसके अंदर बैठकर देख लूं क्या? बस एक बार। नहीं नहीं शामू, तू बहुत शैतान है, अंदर कोई नुकसान कर दिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। नहीं बापू, मैं पक्का कुछ नहीं करूंगा। आप कहो तो मैं अंदर जाकर गाड़ी को अच्छे से साफ भी कर दूंगा। अच्छा तो फिर ठीक है, ये ले कपड़ा और अंदर बैठकर सारी सीटें अच्छे से साफ कर दे। ये कहकर रामू ने सफाई वाला कपड़ा श्यामू को पकड़ा दिया, जिसे लेकर श्यामू फौरन गाड़ी के अंदर चला गया और अंदर जाते ही वो तो बस गाड़ी को देखता ही रह गया। अरे बापू, अंदर से तो ये कार और भी बड़ी है, और इसकी ये सीटें, ये तो मुलायम बिस्तर है बापू। और ये क्या है बापू? अरे वो गाना बजाने की मशीन है, और वो वहाँ पर उस छेद से जो है ठंडी ठंडी हवा आती है। सच में बापू? हवा चला कर दिखाओ ना बस एक बार। चुप कर, तू तो मरवाएगा आज। चल नीचे उतर तू, मैं साफ कर लूंगा गाड़ी अंदर से। नहीं ना बापू, मैं करूंगा ना, आप रुको तो। ये कहकर श्यामू जल्दी से गाड़ी की सीटों पर कपड़ा मारने लगा, और तभी रामू ने उसके पैरों की तरफ देखकर कहा, अरे मर गए श्यामू, ये क्या कर दिया? अंदर जाने से पहले पैर तो साफ कर लेता। ओह देख, तूने तो गाड़ी और गंदी कर दी। ये कहकर रामू भी गाड़ी के अंदर चला गया और श्यामू के पैरों से हुई कीचड़ को साफ करने लगा। लेकिन तभी वहाँ किसी की रौबदार आवाज गूंजी। अरे ओ छछुंदरो, क्या कर रहे हो मेरी गाड़ी के अंदर? मालिक, वो बस गाड़ी को अंदर से साफ कर रहे थे बस। दोनों बाप बेटे मिलकर बहुत हाथ साफ करने लगे हो आजकल। जल्दी बताओ, क्या चुराया मेरी गाड़ी से? श्यामू अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कार के मालिक चंद्रभान ने उसे गर्दन से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाल दिया और फिर गुस्से से बोला, इस गाड़ी को देखने से पहले अपनी औकात देख लड़के। तू और तेरा बाप 10 क्षण लेकर भी पैसे कमाओगे ना, तो भी इसकी एक लाइट तक नहीं खरीद पाओगे। मालिक माफ कर दीजिए, बच्चा है, पर तू तो इसका बाप है, इसे इसकी औकात में रहना सिखा। आइंदा ये मेरी गाड़ी के आसपास भी दिखा ना, तो दोनों बाप बेटों को कहाँ गाड़ दूंगा पता भी नहीं चलेगा, समझा? जी मालिक, माफ कर दीजिए। ये कहकर चंद्रभान तो वहाँ से चला गया, लेकिन श्यामू काफी देर तक वहीं खड़ा उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को देखता रहा और फिर, अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है? मालिक से मार खिलवा कर ही रहेगा तू आज। चल जल्दी चल यहाँ से। बापू आप देखना, एक दिन मैं भी ऐसी गाड़ी खरीदूंगा और आपको उसमें बैठाकर पूरा गांव घुमाऊंगा। अरे मेरे बच्चे, हम लोग गरीब हैं, हमें सपने भी अपनी औकात में रहकर देखने चाहिए। चल अब घर चल। इसके बाद रामू ने श्यामू का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से लेकर चला गया, लेकिन श्यामू बार बार पलटकर उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को देखता रहा, जो अब उसका सपना और उसकी जिद दोनों बन चुकी थी। फिलहाल इस इलाके में इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ चंद्रभान के पास ही थी। चंद्रभान इस इलाके का बाहुबली था और रामू उसकी हवेली में साफ सफाई का काम करता था। रामू की पत्नी की कई साल पहले मौत हो गई थी। उसका इकलौता बेटा श्यामू घर पर अकेला न रहे, इसलिए वो उसे भी अपने साथ काम पर ले आया करता था। लेकिन उस दिन चंद्रभान की धमकी के बाद रामू ने श्यामू को अपने साथ लाना बिल्कुल बंद कर दिया। और फिर कुछ सालों के बाद, क्या बात है रामू, आज बड़ा खुश लग रहा है? मैंने सुना मिठाई विठाई भी बांटी है आज तूने? अरे जी मालिक, वो मेरे सामू ने 12वीं में टॉप किया है, बस इसीलिए, बस बड़ा मेहनती बच्चा है। चाहे कितने भी मेहनत कर ले, लेकिन अपनी किस्मत से थोड़े ही जीत पाएगा। जब तू गरीब है तो तेरा बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, हैं? सुन, मुझे मेरी फैक्ट्री में एक मजदूर चाहिए, कल भेज देना अपने लड़के को, महीने के 4000 मिल जाएंगे। मालिक माफ कीजिएगा, पर वो शायद नहीं आएगा, वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है। तुम गरीब लोग ना सच में बेवकूफ ही होते हो। आने को 2 रोटी के लाले हैं, लेकिन साहबजादे को पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है। अरे ये सब ना बस फिल्मों में होता है, आज नहीं तो कल तेरी तरह तेरे बेटे को भी मेरे ही तलवे चाटने हैं, समझा? इस बार रामू को भी चंद्रभान की बात दिल पर लग गई। उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाकर जब श्यामू को सारी बात बताई तो श्यामू ने भड़कते हुए उससे कहा, बस अब बहुत हो गया बापू, अब आप उस चंद्रभान के यहाँ काम नहीं करोगे। आप भी मेरे साथ शहर चलो, वहां मैं पढ़ाई भी करूंगा
और कोई छोटा मोटा काम करके हम दोनों का गुजारा भी चला लूंगा। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगा और तुझे भी एक दिन वापस आना होगा और उस चंद्रभान को जवाब देना होगा। लेकिन उस दिन तेरी औकात उस चंद्रभान से बड़ी होनी चाहिए। बोल, अपने बापू की ये इच्छा पूरी करेगा ना? श्यामू ने पहली बार रामू की आंखों में बगावत और गुस्सा देखा था और यहीं से श्यामू को उसके जीवन का लक्ष्य मिल चुका था। वो अगले ही दिन शहर चला गया और फिर कुछ और सालों के बाद। सूरज, पिछले 1 महीने में ये तीसरी बार तुमने हमारी कार ठोकी है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? पापा, जो आपका है वो मेरा है, ये आपने ही तो कहा था ना। और वैसे भी पापा, अपनी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है तो इसे बदलने का वक्त भी आ गया है। फॉर्च्यूनर का नया और अपग्रेडेड मॉडल आया पापा, बहुत शानदार गाड़ी है। और पहले से कहीं ज्यादा महंगी भी है। अब देखो सूरज बेटा, अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। अब हमें सोच समझ के खर्च करना होगा। फॉर्च्यूनर छोड़ो, कोई सस्ती गाड़ी देख लेते हैं। नहीं पापा, फॉर्च्यूनर से नीचे किसी भी गाड़ी में पैर नहीं रखूंगा मैं। और हाँ, परसों मेरा बर्थडे है तो मुझे मेरा गिफ्ट मिल जाना चाहिए। ये कहकर चंद्रभान का इकलौता बेटा सूरज वहाँ से चला गया और चंद्रभान बैंक में फोन करके अपना हिसाब किताब देखने लगे। फिर सूरज के बर्थडे वाले दिन चंद्रभान के घर के बाहर एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर सूरज के दोस्तों ने उससे कहा, वाह यार, तेरे पापा तो बेस्ट है यार। सिर्फ एक बार कहने पर ही उन्होंने तेरे लिए नई फॉर्च्यूनर खरीद दी। हाँ तो इकलौता बेटा हूँ मैं उनका, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं वो। चलो तुम सबको घुमा कर लाता हूँ अपनी नई फॉर्च्यूनर में। ये कहकर सूरज उस नई फॉर्च्यूनर की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के गेट को हाथ लगाया तो वो अपने आप ही खुल गया और उसमें से एक हट्टा कट्टा नौजवान बाहर निकला, जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। उसने बाहर निकलते ही सूरज के हाथों में हथकड़ी पहना दी और फिर, ये क्या कर रहा है इंस्पेक्टर? तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता नहीं है क्या मुझे? तुझे भी जानता हूँ और तेरे बाप को भी, लेकिन उससे पहले तू मुझे जान ले। मैं कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि इस इलाके का एसपी श्याम हूँ। और 2 दिन पहले जो तूने कांड किया था ना, उसके लिए तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। ये वही श्यामू था जिसे कई साल पहले चंद्रभान ने बेइज्जत करके अपनी कार से बाहर निकाला था। चंद्रभान ने उसे देखते ही पहचान लिया और फिर, रामू, कुछ समझाओ अपने बेटे को। एसपी बन गया है तो कुछ भी करेगा क्या? नहीं मालिक, जो सही है मेरा बेटा वही कर रहा है और अब मैं भी वही करूंगा। हाँ। ये कहकर रामू ने श्यामू के सिर पर हाथ रखा और बड़ी शान से अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में जाकर बैठ गया। इसके बाद श्यामू ने चंद्रभान की तरफ देखकर कहा, लेकर जा रहा हूँ इसे। और हाँ, ये फॉर्च्यूनर मैंने खरीदी है अपने बापू के लिए। चंद्रभान अब ना तो बाहुबली था और ना ही इस लायक कि श्यामू से कुछ कह सके। दूसरी तरफ श्यामू के चेहरे पर सुकून था कि उसने अपने पिता से किया वादा पूरा कर दिया था और बचपन में देखा हुआ अपना सपना भी। उषा जी और सरला जी मॉर्निंग वॉक पर सुबह सुबह एक साथ ही निकलती थी, पर आज सरला जी अकेले ही पार्क में पहुंची। उषा जी को आने में थोड़ी देर हो गई थी। तब तक पार्क बाकी लोगों से भर चुका था। सरला जी ने अभी योगा करना शुरू ही किया था कि तभी उषा जी आ जाती। क्या हुआ उषा जी, आज पार्क आने में बहुत देर कर दी। मैंने तो फोन भी मिलाया था पर आपका स्विच ऑफ आ रहा था। लगा आप सो रहे हो इसलिए मैं अकेली ही आ गई। रात को देर से सोए थे क्या? अरे नहीं नहीं, सो तो मैं जल्दी गई थी, पर अब क्या बताऊं, वही रोज की किचकिच। अच्छा, इसका मतलब आज फिर बहू से किसी बात पर तू मैं हो गई है। हाँ वही हो गई। मैंने बहू को बोला था कि जब सुनील काम पर जाए तो मेरे मोबाइल के चार्जर की लीड वो नहीं ले आएगा, पर सबको अपने मोबाइल फोन से मतलब है। मेरा फोन पुराना है, उसका चार्जर चाहे कितना भी पुराना हो जाए, पर मजाल है कोई बदल कर ला दे। बस उसे अपने फोन का स्क्रीन गार्ड तो याद रहा, पर मेरे मोबाइल के चार्जर की लीड मंगवाना भूल गई। बार बार लीड को टेप से चिपकाकर मैं इस्तेमाल कर रही थी। आज सुबह उस लीड का भी अंत हो गया। इसी बात पर मेरी अपनी बहू से सुबह सुबह बहस हो गई। ये देखो, कल शाम से मेरा फोन बंद पड़ा है, मिलेगा कैसे? स्विच ऑफ तो आना ही है। अरे इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं अपना मोबाइल और चार्जर लेकर आई हूँ। वहाँ सामने वाली चाय की दुकान पर बैठेंगे, तुम वहीं थोड़ी देर मोबाइल चार्ज कर लेना। पर इससे मेरी समस्या हल नहीं होने वाली। और तुम बताओ कैसी हो? कल रात को खाना ठीक से खाया या नहीं? हाँ खा लिया था, पर इनकी शुगर थोड़ी बढ़ी हुई थी, इस वजह से रात को अचानक डॉक्टर के पास ले गए। वही बहू बोलने लगी कि रात को नींद खराब कर दी हमने उनकी। खैर डॉक्टर ने दवाई दी थी तो शुगर कंट्रोल हो गई थी। अब घर पर आराम कर रहे हैं। सोचा थोड़ी देर वॉक कर लूंगी तो मन ठीक हो जाएगा। सरला जी और उषा जी आपस में अपनी अपनी परेशानी एक दूसरे से बांट रही थी कि तभी वहाँ से श्रीमती टंडन रनिंग करती हुई निकलती है। श्रीमती टंडन बहुत खुशमिजाज रहने वाली महिला थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो बहुत खुश रहती है और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा वहाँ पार्क में बहुत से लोग सोचा करते थे और ऐसी सोच सरला जी और उषा जी की भी थी।
गुड मॉर्निंग सरला जी। गुड मॉर्निंग उषा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो बड़ा रूखा रूखा गुड मॉर्निंग किया है आप दोनों ने। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, चलो मैं वहाँ जॉगिंग करती हूँ, आप दोनों भी आ जाओ। श्रीमती टंडन जॉगिंग करने के लिए चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सरला जी और उषा जी आपस में बातें करने लगती हैं, जिनमें एक और लेडी आकर शामिल हो जाती है। कुछ भी कहो, श्रीमती टंडन को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। पर एक खामी है हमारे घर में, तो जब देखो किसी न किसी बात को लेकर पंचायत चलती रहती है। सुबह ही मेरी जेठानी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। आंटी जी मेरे बेटे के नंबर थोड़े ज्यादा क्या आ गए, मुझसे कहती है कि वो घर का काम नहीं करेगी, उसका बेटा पढ़ता नहीं है क्योंकि वो घर के कामों में लगी रहती है। अरे अब कोई उसे समझाए कि घर के काम तो मैं भी करती हूँ, मेरा बेटा तो फिर भी अच्छे नंबर लेकर आया है। ये सब बहाना है घर के कामों से जी चुराने का। मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब हम दोनों देवरानी जेठानी अलग हो जाएंगे और सुकून की जिंदगी जिएंगे। हाँ और क्या, सही है, जब आपस में नहीं बन रही तो अलग हो जाओ। श्रीमती टंडन सच में, मुझे भी उनको देखकर कुछ ऐसा ही लगता है कि वो सचमुच बहुत बढ़िया जिंदगी जी रही हैं। प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कहीं से कहीं तक होगी। हाँ सच में, हम तो इतनी उम्र हो गई बेटा, इस उम्र में भी परेशानियां, झगड़ा, रोज के कलेश हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हारी जितनी ही उम्र की मेरी बहू है और देख लो कितना लड़ती है मुझसे। सरला जी को ही ले लो, उनकी बहू कौन सा इनको छोड़ती है। कल रात को बता रही है कि कितनी लड़ाई की। और हम दोनों देवरानी जेठानी शहर में, बड़ों का बीच में होना बहुत जरूरी है। खैर अब तो हमने फैसला कर लिया है, वो गाँव से आए ना आए, हम दोनों देवरानी जेठानी अलग होकर रहेंगे। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, मेरे पति ने ऑफिस जाना है, मुझे उनका नाश्ता रेडी करना है। बच्चों को स्कूल से छोड़कर सीधा यहाँ पार्क में आ गई थी। हाँ हाँ हम भी बस जा ही रहे हैं। चलो उषा, सामने चाय की दुकान से थोड़ी चाय भी पी लेंगे और तुम्हारा फोन भी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद सरला जी और उषा जी दोनों पार्क के सामने बनी एक चाय की दुकान पर बैठ जाती हैं। तभी तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है। अरे बारिश बहुत तेज हो गई, कोई ऑटो लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक ही ऑटो कर लेंगे, दोनों अलग अलग कहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, पर ऑटो मिले तो सही। सरला जी और उषा जी ऑटो ढूंढ रही थी पर उन्हें ऑटो कहीं नहीं मिला। अचानक एक कार उनके साथ में आकर रुकती है। कार को एक ड्राइवर चला रहा था जिसकी पिछली सीट पर श्रीमती टंडन बैठी थी। सरला जी, उषा जी आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ, मैं घर ही जा रही हूँ। बारिश बहुत तेज है, अभी सड़कों पर पानी भर जाएगा तो आपका जाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे करें, या तो बैठ ही जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऑटो या रिक्शा मिलेगा। हाँ जी ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा, और कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा। सरला जी और उषा जी दोनों श्रीमती टंडन की कार में बैठ जाती हैं। श्रीमती टंडन सरला जी और उषा जी को अपने घर चाय पीने के लिए कहती है। बारिश ज्यादा तेज थी, सड़कों पर पानी भी भर गया था, इस वजह से सरला जी और उषा जी चाय की बात मान लेती हैं। श्रीमती टंडन उन्हें अपने घर लेकर जाती है। श्रीमती टंडन बहुत पैसे वाली थी, पर पैसा दुनिया की सारी खुशियाँ नहीं दे सकता। ये बात उस दिन साबित हो गई जब सरला जी और उषा जी ने श्रीमती टंडन के चेहरे की हंसी के पीछे छिपा हुआ दुख देखा। मम्मी कितनी देर से आपका फोन मिला रहा था, आप कहाँ रह गए थे? एक तो आप सुबह सुबह आज मेरी कार ले गए, हमेशा रिक्शा से जाते हो ना, फिर आज मेरी कार क्यों लेकर गए थे? आपको पता था कि मुझे ऑफिस टाइम पर जाना था, ऊपर से आपको पता है ना मैं पापा को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे अपने भी बहुत से काम होते हैं। मम्मी जी आपको पता है आप सुबह सुबह वॉक पर चले गए और पीछे से पापा जी ने कितना तंग किया। सारी चाय उन्होंने बिस्तर पर गिरा दी, अभी तक मेड भी नहीं आई है। इतनी महंगी बेडशीट खराब कर दी पापा जी ने। सॉरी बेटा, आज के बाद मैं कार नहीं ले जाऊंगी, बाकी टेंशन मत लो, मैं अभी देखती हूँ। आज मेरे साथ 2 मेहमान आई हैं, थोड़ा धीरे बोलो वरना वो सब सुन लेंगी। सरला जी और उषा जी श्रीमती टंडन और उनके बहू बेटे की सारी बातें सुन चुके थे। श्रीमती टंडन एक व्हीलचेयर लेकर एक छोटे से कमरे में जाती है। सरला जी और उषा जी श्रीमती टंडन के पीछे पीछे उसी कमरे में पहुंच जाती हैं। ये मेरे पति हैं मिस्टर टंडन। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगे खराब हो गई थी, तब से ये चल फिर नहीं पाते। डॉक्टर का कहना है कि उम्र के साथ साथ इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए ये कभी चल नहीं पाएंगे। उमा तुम फिर अपनी आंखों में आंसू लाई, मेरी उमा हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती है। सॉरी उमा, हाथ से चाय का प्याला फिसल गया, बिस्तर पर सारी चाय गिर गई। कोई बात नहीं, देखिए ये मेरी सहेलियां हैं, मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ ये दोनों वहीं मेरे साथ होती हैं। ये है सरला जी और ये है उषा जी। मैं हम सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बाहर वॉक पर ले जाऊंगी। उस दिन सरला जी और उषा जी को एहसास हुआ कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या दुख छिपा है, ये कोई नहीं पहचान सकता, पर हर हाल में खुश रहना संभव हो सकता है। ये बात श्रीमती टंडन को देखकर सरला जी और उषा जी को समझ में आ गई थी। उसी दिन उषा जी अपने लिए फोन की दुकान से नया चार्जर और नई लीड खरीद कर लेकर जाती है। इधर सरला जी ने भी अपने बेटा बहू से किसी बात की आस करना छोड़ दिया। वे खुद ही अपने पति का ख्याल रखने लगी ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, और बस छोटे छोटे झगड़े अपने आप खत्म हो गए क्योंकि उम्मीदें खत्म हो गई थी।
हर किसी के जीवन की कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है और जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख हमेशा हमारे साथ ही चलते रहेंगे।